देखना है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से 35 है जिसके अंदर, ओके। और ये फंडामेंटल राइट्स है ना, ये हम लोगों को देखना है, ओके। फंडामेंटल राइट्स, अच्छा फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स, देखिए नेम से इटसेल्फ क्लियर होगा कि पहला वर्ड है फंडामेंटल। फंडामेंटल मींस फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ लैंड, जो भी आपका लॉ ऑफ लैंड होगा वो प्रिवेल करेगा। और राइट्स मतलब कुछ अधिकार होंगे, किसी को अधिकार मिले होंगे, किसी चीज के अधिकार मिले होंगे। ये जो अधिकार है, राइट्स है, ये किसको मिलेंगे? ये पीपल को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पीपल का क्या मतलब है ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ये किसके द्वारा प्रोवाइडेड होंगे? सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पीपल को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है ना, वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, एफआर। जो कोई भी राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीपल को प्रोवाइड करेगा वो फंडामेंटल राइट्स कहलाएंगे। अच्छा अब इस चीज को इंश्योर कैसे किया जाए कि पीपल को फंडामेंटल राइट्स प्रॉपर प्रोवाइडेड है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के से जो उसकी वेरियस ऑर्गन्स हैं, पहला होता है जुडिशरी, ओके। सेकेंड इज मैंने आप लोगों को बताया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो इन तीनों ऑर्गन का काम होता है कि ये इंश्योर करे कि पीपल्स को फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली प्रोवाइडेड है या नहीं। ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो पीपल हैं उनको प्रॉपरली फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है या नहीं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपल, कि यहाँ पे पीपल का क्या मतलब है? पीपल मतलब क्या? इंडियन सिटीजन्स। ये काफी छोटा टर्म हो जाएगा, पीपल मतलब इंडियन सिटीजन्स, ये इसका सेट हो जाएगा, ओके। और इसमें फॉरेनर्स भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को होंगे, कोई बाहर के नागरिक आएगा क्या, उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई राइट्स नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाए, कोई भी कंपनी, ओके, लीगल बॉडी। तभी तो देखा होगा कि कभी कभी कोई कंपनी जो होती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, बोलती है कि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स था, हमें प्रोवाइड नहीं हुआ, ठीक है, इसके अगेंस्ट में। तो कंपनी, लीगल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडीज एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये पीपल की डेफिनेशन है। मतलब इनको इंश्योर करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। जो वेरियस ऑर्गन्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनकी गारंटी होती है कि ये प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं फंडामेंटल राइट्स, इन लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। अच्छा हमारे फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड, उनके हमारे क्या क्या फीचर्स हैं, सैलेंट फीचर्स, वो देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है अपहोल्ड इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि जो हर एक इंडिविजुअल, जो हर एक नागरिक है, जो हर एक फॉरेनर है, हर कोई पीपल, वो इक्वल है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा हर पर्सपेक्टिव से, ओके। अच्छा सेकंड फीचर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, while some are not to foreigners। मतलब जो फॉरेनर्स होंगे उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइडेड है, ओके। सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को सारे या मेजर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अच्छा थर्ड जो है फंडामेंटल राइट्स का एक और फीचर है, वो ये है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्वालिफाइड है नेचर में, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है हमारी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कभी भी नेशनल इंटीग्रिटी का जैसे कोई बात छिड़ती है या सामाजिक कोई बहुत ज्यादा कुरीति फैल रही है या इस टाइप से कोई भी बात पड़ती है तो वो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। गवर्नमेंट के पास प्योर पावर है टू रेस्ट्रिक्ट सम फंडामेंटल राइट्स, ओके। कुछ फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है कि कभी आपको ये फंडामेंटल राइट्स ऐसा होगा कि इंडियन सिटीजन्स को नहीं मिलेगा, ओके। अच्छा जैसे मान लीजिए कभी वॉर हो जाती है और कोई पर्सन है इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है, ठीक है, और वो उसको वो फ्रीडम है किसी चीज की, घूमने की आजादी, हर चीज बोलने की, ठीक है, लेकिन क्या है वॉर के टाइम पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगवा दी गवर्नमेंट ने कि इस इलाके पे नहीं जाना है,
ये चीजें नहीं बोल रही है, देशद्रोही भाषण नहीं दे रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। अच्छा, जो ये रेस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी, ये सारे क्या कहते हैं, आपके रेस्ट्रिक्शंस कौन डिसाइड करेगा कि ये रीजनेबल मतलब सही है या नहीं है, ये हमारी जुडिशरी करेगी, ठीक। जुडिशरी का डिसीजन देखा जाएगा इसमें कि गवर्नमेंट ने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो सही है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, जुडिशरी डिसाइड करेगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, इसी में देखेंगे हम लोग कि फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल है, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी पर्सन ए के फंडामेंटल राइट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट उसके फंडामेंटल राइट्स अब्रिज कर रही है या किसी तरह हटा रही है, रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो वो एक के पास फुल पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और अपने फंडामेंटल राइट्स की प्योर डिमांड कर सके कि आपने भाई फंडामेंटल राइट्स हमारे क्यों नहीं इंश्योर किए, ओके। अच्छा, पार्लियामेंट के पास फुल पावर है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्लियामेंट के पास फुल पावर है फंडामेंटल राइट्स को लेके कि वो किसी तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स छीन सके या स्नैच कर सके या अब्रिज कर सके, ठीक है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस की बात आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स की बात आती है, ये सारे फोर्सेस आते हैं, तो आपके पार्लियामेंट के पास फुल पावर होगी ये सारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सके, ओके। सो देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 तरीके के हैं। पहले आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है ना, ये सारे राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, ओके। इसी तरह हमारे टोटल 14 से लेके 35 तक आर्टिकल हैं जो टोटल 6 कैटेगरी में क्लब करके बनाए गए हैं, ओके। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखा है 12 से 35, तो यहाँ पे देखिए 12 और 13 का मेंशन नहीं है नीचे, बाकी सारे आर्टिकल्स का मेंशन है। वो इसलिए कि जो 12, 13 है वो भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, दो दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स बट दे आर रिलेटेड टू इट, ओके। ये डिफाइन करते हैं, ये किसी चीज कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं जो अभी हम लोग देखेंगे, है ना। अच्छा देखिए, आर्टिकल नंबर 14 से 18 क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी, मतलब जो हमारे पीपल हैं उनको समानता का अधिकार है, मतलब एक साथ एक जैसा रहने का अधिकार है, इक्वालिटी का। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब जैसे राइट टू मूवमेंट, कहीं पे भी कोई जा सकता है। ये पीपल को एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको मतलब कि बंधक बना रहा है, लेबर बना रहा है, ठीक है, और स्लेवरी जैसे कर रहा है, तो ये राइट उन चीजों के अगेंस्ट में है। और ये कौन इंश्योर करेगा, आपकी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करेगी या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंश्योर करेंगी कि आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लागू हो रहा है, इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। वैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, वैसे ही आपको मतलब कि फ्रीडम है, आजादी है किसी भी रिलीजन को फॉलो अप करने की, है ना। आप जरूरी नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख वाले धर्म को ही फॉलो करें, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हो। वैसे ही राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स हैं, ये भी हमारे पीपल को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि आप कौन से कस्टम, कौन से कल्चर्स और कौन सी एजुकेशन ले रहे हो, कैसी ले रहे हो, इसमें आपको फुल लिबर्टी है, आपका ओन डिसीजन होगा, ओके। वैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, रेमेडीज मतलब कि आपका जब भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स हटता है तो आप आर्टिकल 32 से लेके 35 यानी आर्टिकल 32 से आप जा सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके गुहार लगा सकते हो कि हमारे ये फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करे, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है ना, और लेजिस्लेटिव है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर रहे हैं, ओके। ये आपके पास फुल राइट्स है कि आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से आप रेमेडी ले सकते हो, ओके। सो नाउ एक एक करके हम लोग आर्टिकल्स को देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल यूज हुए हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। तो पहला आर्टिकल जो यूज हुआ है वो है आर्टिकल 12, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, पार्ट 3 में फंडामेंटल आर्टिकल 12 है। तो ये स्टेट को डिफाइन करता है, ये बताता है कि स्टेट वेरियस जगह यूज हुआ है, ये टर्म जो है ये वेरियस जगह यूज हुआ है, इस स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो कई लोग इसका कम इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। तो स्टेट का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बोथ, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, जो भी कंसर्न स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिससे भी उसको भी ये डिफाइन करता है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। जहां जहां स्टेट ये वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये सारे, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि स्टेट को आपको फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने हैं पीपल के, तो कौन कौन स्टेट की डेफिनेशन में आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी करना है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को भी फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने हैं, ठीक है। उसी तरह आ जाएगा कि आपकी ऑल लोकल अथॉरिटीज,
और लोकल अथॉरिटीज मतलब जैसे पंचायत हो गई आपकी, सरपंच लोग हो गए, ठीक है। वैसे ही आपकी क्या होगी, म्युनिसिपैलिटी हो गई, ये सब। तो ये इन सबको भी इंश्योर करना है कि आपको फंडामेंटल राइट्स आप प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं, ये स्टेट की डेफिनेशन जहां जहां यूज होगी। एंड लास्ट इज ऑल अदर बॉडीज। ऑल अदर बॉडीज मतलब जैसे एग्जांपल ओएनजीसी, मतलब कोई भी प्राइवेट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, कोई भी बैंक भी हो जाएगा, कोई भी लोकल कॉर्पोरेशन, कोई भी ट्रस्ट, ठीक है। इन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ट्रस्ट बना जैसे मान लीजिए, वो गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन क्या है उसकी भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंश्योर करे पीपल के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हो रहे हैं या नहीं, एनीथिंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 30 की 13 जो है वो लॉ के बारे में बताता है, क्या कि ऐसे ऐसे लॉज जो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करे या एब्रोगेट करे, ठीक है, या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो वो सारे लॉज जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे। हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की है, अगर स्टेट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल की डेट में कोई ऐसा कानून प्राप्त लाती है या फिर कोई ऐसा प्रावधान अमेंडमेंट लाती है जिससे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है हट जाते हैं, है ना। ऐसा कोई कानून लाती है या कुछ चार फंडामेंटल राइट्स को ये हटा रही है, इस तरह का कोई अमेंडमेंट लाती है, ठीक है, तो ये एक तरह का लॉ होगा। तो ये बोलता है कि आर्टिकल 13 में ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट के पास नहीं पावर है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को लाए और उनको वायलेट करे, मतलब लाए और हटाए और उनको वायलेट करे, ठीक है। कोई भी पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आर्टिकल 13 का एसेंस ये है कि कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट होगा विद प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब अमेंडमेंट से आया हो, स्टैट्यूटरी हो, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर या नॉर्मल ऑर्डर, कोई भी लॉ, तो पीपल के पास फुल पावर है, मतलब लोगों के पास पूरी पावर है कि वो आर्टिकल 13 जब भी वॉयलेट करने वाला कोई भी लॉ ऐसा बनेगा, तो आर्टिकल 32, 226, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, जिसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मिलेगी अगेंस्ट द इनवैलिड लॉ और अगेंस्ट द इनवैलिड लॉ whose provisions are inconsistent with fundamental rights। ओके, अब एक एक करके हम लोग सारे फंडामेंटल राइट्स देखते हैं कि आर्टिकल 14 से 18 क्या बोलते हैं। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, 19 टू 22, ये सारे आर्टिकल्स एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 14। ये क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज। सो आर्टिकल 14 दो चीजों को बोलता है, पहला होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हर एक नागरिक समान है हमारा, ठीक है, हर एक, anyone who is the people, है ना, who should be ensured that the fundamental rights should be implemented and they must be treated equally। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी इंसान हमारे लॉ के सामने इक्वल होगा, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक और मीनिंग है कि नो मैन इज अबव लॉ, नो मैन इज अबव लॉ, जैसे बोलते हैं ना कानून से बड़ा नहीं है कोई भी, ठीक है, कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है। अच्छा, ये क्या एब्सोल्यूट इन नेचर है? एब्सोल्यूट नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, उनको कानून में छूट दी गई है उनकी पर्सनल इम्यूनिटीज में, ठीक है, उनको काफी छूट दी गई है पर्सनल एक्शन के अगेंस्ट में, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो वो लोग कानून से थोड़े और, लेकिन क्या है कि ये एब्सोल्यूट नेचर नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल प्रेसिडेंट और गवर्नर्स। अच्छा, इसका जो सोर्स है, इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश है, मतलब ये ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पे इंडिया में मिला है, अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट है, वहां से अडॉप्ट किया गया है। ओके, अच्छा, सेकंड पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज। इसका मतलब ये है कि अमंग इक्वल्स लॉ शुड बी इक्वल। मतलब आप कोई ऐसा कानून बनाए
जो इक्वल एक जैसे लोगों के लिए एक समान हो। अच्छा, कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे टैक्सेशन है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो रिच से ज्यादा टैक्स ले, ठीक है, और लोअर पीपल सेक्शन से, वल्नरेबल सेक्शन से या फिर पुअर सेक्शन से उनसे कम टैक्स ले, इनसे ज्यादा ले, ठीक है। तो ये बोलता है कि देखो अमंग इक्वल्स, इक्वल के कौन है, अमंग इक्वल यहाँ पे क्या है, देखो ये पुअर इक्वल एक जैसे होंगे और रिच एक जैसे होंगे, ठीक है। तो उनके उन दोनों के लिए जो कानून होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन वो क्या होगा, इन आपस में क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो पुअर के लिए एक कानून होगा, ठीक है, रिच के लिए एक कानून होगा, ठीक है, रिच के लिए ज्यादा टैक्सेशन का प्रोविजन होगा। तो ये लॉ क्या है, ये इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है लॉ, ताकि ये पुअर जो है इन्फ्लेट होकर रिच बन सके, ये दोनों मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हटाई जा सके। तो इसका मतलब ये है कि अमंग इक्वल्स जो एक जैसे हैं, पुअर मतलब एक जैसे हैं और रिच एक जैसे हैं, उनके लिए कानून एक जैसा होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिच में मुकेश अंबानी के लिए या फिर अनिल अंबानी के लिए, कोई भी बहुत बड़े रिच आदमी उनके लिए अलग से कानून बने, वो भी रिच की कैटेगरी में आएंगे तो उनके लिए कानून एक जैसा होगा। लेकिन क्या है, पुअर में भी अब आप देखिए कि कोई मतलब कि जैसे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर बी पर्सन के लिए अलग से कानून, ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम है, वो क्या है, लोअर और वल्नरेबल सेक्शंस जो है हमारी सोसाइटी के, उनके अपलिफ्टमेंट का काम करता है। तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं है, वो क्या है, आर्टिकल 14 को और मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वालिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, वो जो पीपल है उनको रिजर्वेशंस नहीं मिला था पुराने समय से, या फिर वो डिप्राइव्ड हुए हैं, है ना, तो उनको उनके राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको एक इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 14 के राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी के एक्सेप्शंस कौन कौन से हो जाएंगे, वो देखने वाली चीज है। एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे? पहला एक्सेप्शन होगा कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ आर गिवन इम्यूनिटी फॉर देयर पर्सनल एक्ट, ओके। सिमिलरली यूएनओ और उसके जितने भी डिप्लोमेटिक डेलीगेट्स होंगे उनको भी पर्सनल इम्यूनिटी है, ओके। सो यूएनओ के जितने भी डेलीगेट्स होंगे उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। वैसे ही फॉरेन के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ठीक है, फॉरेन के जो भी डिप्लोमेट्स होंगे उनको सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी है, ठीक है। फॉरेन एम्बेसडर, इन सब लोगों को क्या है, सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटीज है। दैट इज वाई जो आर्टिकल 14 का पहला पार्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, ठीक है, वो हर एक पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये फुल फ्लेज्ड वर्जन नहीं है। ऐसे इम्यूनिटी किसको है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने वोट कर दिया किसी को भी, तो उसने वोट किया, तो उस वोट का क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, कोर्ट पे चैलेंज नहीं कर सकते कि उसने इसने फलानी पार्टी को क्यों वोट किया, ठीक है। अच्छा, ये वोट क्यों दिया, उसका वोट का उसका एक्सक्लूसिव राइट है। तो ये 105 आर्टिकल है जिसमें की क्यों वोट किया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट है, तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। सो नेक्स्ट आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ओके। जैसे इसका मतलब ये है कि आपका स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो प्रोहिबिट नहीं कर सकती है पीपल को कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे, ठीक है। वो ग्राउंड कौन कौन से हैं? पहला है सेक्स, ध्यान दीजिएगा, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सिमिलरली रिलीजन। उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोलता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट पेपर कंडक्ट करा रही है और उसमें बोल दिया पर्टिकुलर रिलीजन वाले नहीं एलिजिबल है, ठीक है, या फिर रेस, पर्टिकुलर रेस वाले नहीं एलिजिबल है, ओके, प्लस साउथ इंडियंस आर नॉट एलिजिबल, ओनली नॉर्थ इंडियंस आर एलिजिबल। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इस तरह का, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अलाउड है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। या फिर बोल दिया पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही इस पेपर को दे सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के लिए ही पुलिस प्रोटेक्शन देगी। इस तरह के कानून या इस तरह के कोई भी लॉ पार्लियामेंट हमारी नहीं बना सकती। जैसे बोल दिया है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड इन पेपर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक तरह से का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सरकार ऐसा कोई भी प्रोविजन या ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है। सिमिलरली प्लेस ऑफ बर्थ,
प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब जैसे बोलते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट्स के लोग इनएलिजिबल हैं किसी एग्जामिनेशन के, जैसे सिक्किम के ले ले, महाराष्ट्र के ले ले, उत्तर प्रदेश के ले ले, कोई भी स्टेट्स के, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं अलाउड है। सिमिलरली एक और चीज कि क्या है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन कोई भी मतलब लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, या फिर जैसे प्राइवेट एंटिटी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इन 4-5 चीजों के बेसिस पे। जैसे कि कोई होटल में आप गए, उसमें आपको बोल दिया कि आप पर्टिकुलर रिलीजन के, तो आपको वहां पे अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर पब्लिक प्लेस में आप गए, किसी पार्क में, पब्लिक पार्क में, वहां पे आपको ये प्रोहिबिशन नहीं कर सकता कि पर्टिकुलर कास्ट के ही लोग जाने अलाउड है, या फिर पर्टिकुलर टेम्पल में ये पर्टिकुलर लोग जाएंगे, हर एक कास्ट के लोग वहां पे जाएंगे। एक्चुअली में ये गलत है, ये गलत हो जाएगा कि अगर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया। अच्छा, इन इन आर्टिकल 15 के एक्सेप्शंस हैं कुछ, वो क्या है? वो 3 ग्राउंड्स में पहला ग्राउंड ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसको परमिशन दी गई है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, उनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम ला सकती है, जैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। क्या होता है, ये एक तरह से हमारी सोसाइटी में वीकर और डिप्राइव्ड सेक्शन भी होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन का हम लोग स्लेवरी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन को हम लोग डिप्राइव कर सकते हैं, हमारी अगर सोसाइटी की थिंकिंग बैकवर्ड हो, ठीक है। तो इस तरह से उनको एक्सक्लूसिव राइट दिए गए हैं, ठीक है। इनके मतलब इनको एक ऊपर बराबर लेवल्स पे लाना है, ठीक है। उसी तरह क्या है, जो बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए आप प्रोविजंस ला सकते हैं। पार्लियामेंट को स्पेशल पावर है कि आप क्या करें, रिजर्वेशन का सिस्टम ला सकते हैं, रिजर्वेशन, ठीक है। आप उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस में। कहाँ पे देखिएगा, इंस्टीट्यूशन, उसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, उसी तरह सर्विसेज। इंस्टीट्यूशन मतलब बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, ओके। पब्लिक पी एंड पी, पब्लिक मतलब जो सरकारी हो, और जो प्राइवेट मतलब जो निजी कंपनियां हो, ठीक है। थर्ड जो है, आप SC ST को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए, क्योंकि वो क्या बोलता है कि SC ST जो लोग हैं वो भी हमारी सोसाइटी में बहुत डिप्राइव हुए हैं, उनको इक्वल लेवल पे लाना है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? वैसे तो आप लोग बोलते हैं इक्वालिटी का लॉ होना चाहिए, सबको एक नजरिए से या एक चश्मे से देखना चाहिए। वो इसलिए कि ऐसा माना गया है कि जैसे ये वुमेन है, ओके, OBC है, SC ST है, ओके, और जो बाकी ये लोग हैं वो क्या है, वो इनसे थोड़े नीचे हैं कि उनको फुल राइट्स नहीं मिले हैं, तो उनको इस लेवल पे लाना है, बराबर के लेवल पे लाना है। इसीलिए ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये इनको बराबर के लेवल पे लाने के लिए, ओके, दैट इज व्हाई। इसका मतलब यही है कि इनको आप फुल राइट्स प्रोवाइड करिए, फुल यूटिलिटी प्रोवाइड करिए, उनका लेवल बराबर लाइए, ओके। सो इसी चीज को देखकर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, ठीक है। उसने क्या किया, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने रिजर्वेशन एक्ट को इनैक्ट किया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट को इनैक्ट किया 2006 में। उसके तहत ही आपको 2006 में 27% कोटा OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। जो IITs हैं, IIMs हैं, ये सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में OBC कैंडिडेट को 27% कोटा दिया गया। क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो नेक्स्ट आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके। अच्छा, इसका मतलब ये क्या है कि जो आपका स्टेट है, गवर्नमेंट है आपकी, वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। और कौन कौन से बेसिस पे? उनमें पहला आ जाएगा रिलीजन, सिर्फ इन्हीं बेसिस पे, और कोई एडिशनल हो सकता है, इन्हीं जो बेसिस है उन पे नहीं करेगी डिस्क्रिमिनेट। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक डिसेंट वर्ड जो है ये ऐड हो गया, मतलब अनुवांशिक, ये एक नया टर्म यूज हुआ है, ओके। बाकी आर्टिकल 14 में देखिए सिर्फ ये थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। ये जो डिसेंट वर्ड है ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। कि कोई पैतराई के यहाँ का है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएगी, ठीक है। सबको एक से एम्प्लॉयमेंट में, सबको एक सारी एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। अच्छा, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं आर्टिकल 16 में कि कहां पर आर्टिकल 16 से अप्लाई नहीं होगा। पहला है कि रेसिडेंस रेस्ट्रिक्शन कर कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और आप बैकवर्ड कम्युनिटीज को स्पेशल फेवर दे सकते हो, बट ऑब्वियस है बैकवर्ड। तीसरा है कि आप रिलीजन ले सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ग्राउंड पे, सर्टेन ग्राउंड्स पे, ठीक है।
जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो पोस्ट है वो सिर्फ उसी रिलीजन पर्टिकुलर के लोगों को ही अलाउड होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई रिलीजियस पोस्ट बनी है ना, हिंदू की पोस्ट पे मुस्लिम चला जाए या मुस्लिम की पोस्ट पे हिंदू चला जाए, तो ये रिलीजियस जो पोस्ट है उसमें ये सारे एक्सेप्शंस अलाउड है। अच्छा, आर्टिकल 16 में एक चीज और है कि ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट की बात करता है, प्रमोशंस की नहीं बात करता है कि अगर आपका प्रमोशंस नहीं हुआ उसमें तो उसके रिगार्डिंग नहीं बोलता है। अपॉइंटमेंट दो चीजों पे बोला है इसने आर्टिकल ने, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, की आपको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, सिर्फ ये इसकी ही बात करता है। सो आर्टिकल 17 क्या करता है, एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है। पहले की हमारी प्रीवियस सोसाइटी में ऐसा होता था ना कि जैसे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको लोग टच नहीं करते थे, हरिजन कहलाते थे, और इस टाइप से मतलब उनके ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको काफी डिप्राइव किया जाता था कई सारे राइट से, जैसे उनको वेल्थ का एक्सेस नहीं मिलता था, कई सारी चीजों का एक्सेस नहीं मिलता था, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था, पब्लिक रोड पे नहीं जा सकते थे, और कोई भी मतलब पंचायत की मीटिंग है तो उसमें नहीं जाने दिया जाता था, या फिर उनको टच भी नहीं करने दिया जाता था। तो इस चीज को एबॉलिश करने के लिए ये आर्टिकल 17 लिखा गया कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। ये तो एक तो एबॉलिशन के बारे में बोलता है, और दूसरा ये फॉरवर्ड मतलब रोकता है आपको एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, इस आर्टिकल के तहत ही मतलब इस आर्टिकल में कोई एज सच कोई इसमें सजा नहीं दी गई है कि मतलब कि क्या पनिशमेंट होगा, वो डिस्क्राइब नहीं है इस आर्टिकल में, लेकिन ये आर्टिकल पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप इसके अगेंस्ट में, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में आप एक ऐसा लॉ लाए। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ लाया, वो था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1976 में। सो 1955 में पहला एक्ट आया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, ठीक है। उसमें मेजर चेंजेस और मेजर डेवलपमेंट किए गए 1976 में, ओके। सो सिमिलरली इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं कि मतलब कि कोई भी पर्सन अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हुए पाएगा तो उसको पनिशमेंट होगी। सो जो दो इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजन है अनटचेबिलिटी को लेके, कि जो पनिशमेंट के जो दो प्रोविजंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, पहला ये है कि कोई भी अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करेगा तो वो एमपी नहीं बन पाएगा, एमपी नहीं बन पाएगा, एमएलए नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर दोनों में वो नहीं जा पाएगा। दूसरा प्रोविजन ये है कि उसमें 1 से 2 साल तक की ईयर की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, उसको प्रिजन कारावास भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रोविजंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।